कश्मीर हमारे देश का अविभाज्य अंग रहा है, आज से नहीं हमेशा से रहा है और मेरा ये विश्वास है कि हमेशा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग नहीं कर सकती। ये कश्मीर वो है जिसमें ऋषि परंपरा थी, सूफी परंपरा थी, जिसने देश को बहुत सारा ऐसा सद्भाव का वातावरण दिया। खासतौर पर यहाँ लोग बैठे हैं कश्मीर के सांसद, और जो आज भी हैं और जो पहले भी थे, वो हमेशा कहते हैं कि वो ऋषि परंपरा में, सूफी परंपरा में विश्वास रखते हैं। आज सवाल यह है कि ऐसे कश्मीर को जिसने हमें साहित्य दिया, प्राकृतिक सौंदर्य दिया, अच्छे अच्छे तीर्थ स्थान दिए, और जो इस देश का मुकुट इस देश के सारे साहित्य में, धर्म में, संस्कृति में बना रहा, आज वो क्यों जल रहा है? यही वो कश्मीर है जिसके लिए कहा गया, अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीन अस्त, हमीन अस्तो हमीन अस्तो हमीन अस्त। लेकिन ये वो है जो पृथ्वी का अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। लेकिन आज उस स्वर्ग में ये नरक की ज्वाला कैसे आ गई? उस सारी लंबी चर्चा को आज करने का समय नहीं है। कभी न कभी इस देश को वो चर्चा करनी होगी। आज तो हम विशेष रूप से सम्माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य के आलोक में, प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के आलोक में, विदेश मंत्री जी के दिए गए सवाल के आलोक में यहां चर्चा कर रहे हैं। मगर मैं इतना कहना चाहूंगा कि कश्मीर का मामला एक ऐसा है कि लहमों ने खता की थी और सदियों ने सजा भुगती। 60 साल हो गए, सजा कश्मीर के लोग भी भुगत रहे हैं और सारा देश भी उस सजा को भुगत रहा है। इन सारे कारणों की हमें मीमांसा करनी चाहिए और मैं चाहूंगा कि इस विषय पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। ऐतिहासिक सारे परिप्रेक्ष्य को सामने रख के होना चाहिए। भारत विभाजन से लेकर आज तक का जो इतिहास रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में चर्चा होनी चाहिए कि कश्मीर की हालत ऐसी क्यों हुई, कश्मीर इस तरह से विभाजित क्यों हुआ। इसके तथ्यों को जानकर ही हम कश्मीर की समस्या का समाधान कर सकते हैं। मेरे सामने माननीय गृह मंत्री जी का वक्तव्य है जिसमें उन्होंने 4-5 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। एक बिंदु उनका हमेशा यह है, और जो सही है, कि ये कश्मीर की हिंसा पत्थरों के मार के कारण शुरू हुई है। शुरुआत पत्थरों की मार से हुई है। कहते हैं यूजुअली द वायलेंस इज ट्रिगर्ड बाय स्टोन पेल्टिंग बाय लार्ज क्राउड्स एंड देयर टारगेट्स ऑफ अटैक आर पुलिस स्टेशंस, पुलिस आउटपोस्ट्स एंड अदर पब्लिक प्रॉपर्टी। ये आपका वक्तव्य है। फिर आप ये कहते हैं कि ऐसा खतरा पैदा हो रहा था कि डेंजर ऑफ द क्राउड्स ओवर रनिंग द पुलिस स्टेशन और पुलिस आउटपोस्ट। फिर आप आगे ये भी कहते हैं कि ये डेंजर ऑफ पुलिस स्टेशन एंड पुलिस आउटपोस्ट बीइंग ओवररन have compelled the security forces to use force both in self-defense and in order to protect public property। ये तथ्य है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो बार बार बात कही जाती है कि हिंदुस्तान की जो फौज है उसने वहां गोली चलाई, शुरुआत मेरी जानकारी के मुताबिक अगर गलत हो तो आप सही कर दें, शुरुआत J&K की पुलिस ने गोली चलाई। गुस्सा हमारी फौज के ऊपर उतारा जा रहा है, गोली की शुरुआत उन्होंने की। गृह मंत्री जी का बयान मैं पढ़ रहा हूं, अगर वो गलत था तो उसी दिन बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर द सिक्योरिटी फोर्सेज हैव बीन फायर्ड अपॉन बाय समवन इन द प्रोटेस्टिंग क्राउड्स। देयर इज रिलायबल इंटेलिजेंस दैट सम आर्म्ड मिलिटेंट्स मे हैव मिंगल्ड विद द क्राउड्स एंड फायर्ड एट द सिक्योरिटी फोर्सेज। ये गृह मंत्री जी का बयान है, मेरा बयान नहीं। और ये सच, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक भी ये सच है। और मैं इस बारे में आपको जरूर बधाई दूंगा कि आपने ये बात बहुत सफाई के साथ यहाँ कही है और ये हुआ है। मगर मुझे इसमें एक बात आपसे ये कहनी है कि इसकी जानकारी कि ऐसा होने वाला है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। ये अप्रैल के महीने से सरकार के पास थी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आपके पास थी। फिर आप ये कहते हैं कि उसके बाद भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत शांति का और बहुत
एक प्रकार से अपने ऊपर नियंत्रण का परिचय दिया। फिर आप ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग के बाद एक डायलॉग की अपील की और उसमें ये कहा गया कि ही ऑफर्ड ए डायलॉग फॉर द रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस इंक्लूडिंग ए डायलॉग टू रिजॉल्व द पॉलिटिकल इश्यूज दैट कंसर्न द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन वो पॉलिटिकल इश्यूज क्या हैं? वो पॉलिटिकल इश्यूज किस सीमा के अंतर्गत हैं? क्या वो कश्मीर की जनता और कश्मीर की सरकार के बीच में है, या कश्मीर की सरकार के दो धड़ों के बीच में है, या कश्मीर की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार के बीच में है? ये क्या पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उसका जिक्र आप नहीं करते। कौन से पॉलिटिकल इश्यूज हैं? फिर आप ये कहते हैं आगे चल करके कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एक्टिवली कंसीडरिंग पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स दैट विल हेल्प रिस्टोर नॉर्मलसी इन द स्टेट। वो मेजर्स क्या है? चीफ मिनिस्टर तो वहां जाते ही नहीं, लोगों से मिलने नहीं जाते। जब वहां गोलियां चल रही थी, जब वहां सिक्योरिटी फोर्सेस और जनता के बीच में संघर्ष हो रहा था, तब वो बैठे कहीं किसी आराम के साथ किसी शिकारे में बैठे हुए आनंद ले रहे थे या गोल्फ खेल रहे थे। सवाल ये है कि वो क्या डायलॉग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। तो नहीं, देखने तक नहीं गए। फिर आप ये कहते हैं कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के बारे में कई बार अपनी पॉलिसी साफ साफ बताई है और उन्होंने ये भी कहा गृह मंत्री जी ने कि दीज इश्यूज हैव टू बी एड्रेस्ड थ्रू द पॉलिटिकल प्रोसेस, through a dialogue, which all sections of the people of Jammu and Kashmir government has always favored a dialogue. In fact, in 2009, the central government initiated a quiet dialogue with key political groups and individuals. ये कौन थे इंटरलोक्यूटर्स? वो क्या क्वाइट डायलॉग हुआ? आपने देश को तो बताया नहीं, संसद को तो बताया नहीं, क्योंकि अब तो उसका टाइम निकल गया, 2009 से 2010 आ गया है। अब तो आप खुलासा कर सकते हैं कि वो क्वाइट डायलॉग किसके साथ था। क्या वो जिलानी साहब को जेल से निकालने के लिए था, या किन लोगों के साथ था? हुर्रियत के साथ था, लश्कर-ए-तैयबा के साथ था, किसके साथ था? ये तो जरा हमें बताया जाए। लेकिन फिर आप कहते हैं कि जब श्री फजलुल हक के ऊपर हमला हुआ प्राणघाती, तब ये डायलॉग समाप्त हो गया। उसी वक्त आपको समझ में आ जाना चाहिए था गृह मंत्री जी कि डायलॉग को लोग नहीं चाहते, डायलॉग करने वालों के लोग खिलाफ हैं। डायलॉग, वहां के लोग जो इस आंदोलन को चला रहे हैं वो कभी डायलॉग को पसंद नहीं करेंगे, कभी डायलॉग नहीं होने देंगे। डायलॉग उनका रास्ता नहीं है, इस बात को समझकर चलना चाहिए। और फिर आप ये कहते हैं कि अगर पीस हो जाए, शांति हो जाए, तब फिर हम होल्डिंग ए डायलॉग रिड्रेसिंग ग्रीवेंसेस। ये जेन्युइन ग्रीवेंसेस क्या है, ये हम आज तक नहीं समझ पाए। देश भर में सब जगह ग्रीवेंसेस हैं क्या, और जगह अनजेन्युइन? और इनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस का दायरा क्या है? कौन सी ग्रीवेंस जेन्युइन है, कौन सी नहीं है? हिंदुस्तान की सरकार वहां फौजें भेज रही है, हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हमको कब्जे में किए हुए है, ये ग्रीवेंस है क्या? हमने तो किसी के आंदोलनकारी के मुंह से ये नहीं सुना कि उनको कोई आर्थिक उनकी मांग है, डेवलपमेंट की मांग है, ये तो किसी के मुंह से नहीं सुना। उनकी किसी सरकार के विरुद्ध कोई बात है सिवाय इसके कि ये सरकार हम नहीं मानते। लेकिन कौन सी जेन्युइन ग्रीवेंस है? अगर एक ही ग्रीवेंस वो लेते हैं, आजादी या ऑटोनॉमी, इसके अलावा इस आंदोलन के समय मुझे तो कोई तीसरी ग्रीवेंस उनकी समझ में नहीं आई। और अगर ये जेन्युइन ग्रीवेंस आप इसे मानते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, बराए मेहरबानी इसको दूर करने के लिए एक ही रास्ता है कि आप उनसे साफ बता दें कि ऑटोनॉमी या आजादी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी के सभी राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग में, ऑल पार्टी मीटिंग में दिए गए बयान का हवाला दे रहा था और उसमें उन्होंने ये बात कही है कि वी शुड नॉट डू एनीथिंग टू डिमोरलाइज द सिक्योरिटी फोर्सेस। सही बात, लेकिन आज हालत वहां ये है सिक्योरिटी फोर्सेस की कि लोग फील्ड ड्यूटी में जाना नहीं चाहते। मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, समाचार पत्रों में छपी हुई हैं कि वो फील्ड ड्यूटी पे नहीं जाना चाहते। और जम्मू कश्मीर की पुलिस और सिक्योरिटी जो हमारे सीआरपीएफ वगैरह की है, उनके बीच में इस बारे में लेकर के मनोमालिन्य भी होता है। अगर कोई अफसर फील्ड ड्यूटी पे नहीं जाना चाह रहा तो इसका मतलब है वो डिमोरलाइज है।
इसका स्पष्ट मतलब यह है कि वो हिचकिचा रहा है। ऐसे भी हालात हैं, मेरे पास रिपोर्ट्स हैं कि जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों को इन्होंने अलगाववादियों ने मजबूर किया कि वो उनके साथ मिल जाएं, नारे लगाएं और पत्थर फेंकें। तो ये डिमोरलाइजेशन का नतीजा है। ये डिमोरलाइजेशन हो रहा है और हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं। आप बार बार कहते हैं कि नथिंग विल बी डन, शुड बी डन टू डिमोरलाइज द सिक्योरिटी फोर्सेस, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस डिमोरलाइज्ड हैं, ये हकीकत है। और अगर वो डिमोरलाइज नहीं होते तो फील्ड ड्यूटी में जाने से न हिचकिचाते। वो अपने घरों के आसपास पुलिस वाले ड्यूटी नहीं करना चाहते। ये स्पष्ट बात है। इसको नकारने से आप सत्य को नकारेंगे, हकीकत से दूर जाएंगे। फिर आप ये कहते हैं कि हम बहुत कुछ आर्थिक सहायता कश्मीर की कर रहे हैं और करना चाहते हैं। मैं आज तक की हालात ये है कि 94,000 करोड़ रुपया जम्मू और कश्मीर को दिया जा चुका है। हर साल 10,000, 8,000, 9,000 करोड़ दिया जा रहा है। और ये सब क्या हो गया? और ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं, प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं। आप वहां पैसा दे रहे हैं। अभी गुरदास दास गुप्ता जी ने कहा था कि पैसा जा रहा है, हकीकत में बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है? अगर उसमें करप्शन है तो वो जम्मू कश्मीर की सरकार का करप्शन है। उसमें भारत सरकार का क्या दोष है? उसमें हिंदुस्तान को गाली देने का क्या मतलब है? अगर ये संघर्ष कश्मीर की सरकार के साथ हो, समझ में आता है कि पैसा कश्मीर की सरकार को दिया गया और उसने जनता को नहीं पहुंचाया, डेवलपमेंट के काम नहीं किए, लड़िए उनसे। हम भी पूछेंगे उनसे कि ये पैसा आपको दिया गया तो कहां रह गया, क्यों नहीं गया जनता के पास तक? लेकिन उसका दोष भारत के ऊपर तो नहीं दिया जा सकता। भारत तो अपनी पूरी सद्भावना के साथ, सदिच्छा के साथ, पूरे स्नेह के साथ पैसा दे रहा है। 1% से कम पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की है देश की पॉपुलेशन की तुलना में, और 10 या 11% उनको सहायता दी जा रही है। तो ये किस इकोनॉमिक पैकेज की बात की जा रही है? गुरदास दास गुप्ता जी ने कहा कि इकोनॉमिक पैकेज चाहिए। कौन सा चाहिए, कितना चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, कौन एग्जीक्यूट करेगा उसको? 60 साल में दिया गया और पिछले 10 सालों में तो बहुत कुछ दिया गया। इसलिए ये कहना कि ये प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सही नहीं है। किसी आवाज में, किसी आंदोलन की आवाज में जो मैंने सुनी है या अखबारों में देखी है, उन्होंने इकोनॉमिक पैसेज की आवाज नहीं उठाई। उनकी एक ही आवाज है, आजादी, ऑटोनॉमी, हिंदुस्तान की सरकार से मुक्ति। मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा वहां के बयान। तो इसलिए आप ये देखें, और तमाशा ये है कि जब सरकार वहां कमेटी अपॉइंट करती है, इकोनॉमिक आपने पैसेजेस दिए हैं उनको, तो ये तीसरी बार आपने एक कमेटी बनाई है। 2 बार भी पहले श्री रंगराजन की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उन्होंने रिपोर्ट दी, डेवलपमेंट के लिए रिपोर्ट दी। क्या हुआ उसका? वो कहां गई रिपोर्ट्स? तीसरी अब आपने फिर बना दी, और जब आपने बनाई तो उसके अंदर एक सज्जन ने तो कहा मुझसे पूछा ही नहीं गया, जो मिस्टर कलंदर है, वो कहते हैं कि मुझसे बिना पूछे, मेरी कंसेंट नहीं थी, लेकिन मुझे घोषित कर दिया गया कि मैं इस नई इकोनॉमिक पैसेज की कमेटी का सदस्य हूं। तो आप जब कमेटी ऐसी बनाते हैं, 2-2 कमेटी हो जाए, 3-3 कमेटीज हो जाए, उनकी रिपोर्ट पर चर्चा नहीं होती, वो कहां है, ठंडे बस्ते में पड़ी है या कहां चली गई, कुछ पता नहीं चलता। फिर आप एक कमेटी बनाते हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि आज घाटी के लोगों में आपकी सरकार के लिए कोई विश्वास नहीं है। दे हैव नो ट्रस्ट कि आप जो कुछ कहते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते। आप जो कुछ ऐलान करते रहे हैं उसको आपने अंजाम नहीं दिया। ये एक ऐसा तथ्य है जो वहां के तमाम लोगों की जुबान पर है कि आप पर क्या भरोसा करें। मेरे सामने जिलानी साहब का बयान है, सैयद अली शाह जिलानी। उन्होंने ये कहा है कि आई डोंट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू दीज मीटिंग्स, जो मीटिंग्स हुई। व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर गोइंग टू ऑफर द पार्टी? There will be no result as far as the people of Jammu and Kashmir are concerned. These meetings are held in New Delhi under conviction that J&K is an integral part of India. Under conviction. Yes, it is a conviction. It is a constitutional fact. It is a historical fact. It is a geographical fact.
It is a political fact. How can you say, वो कहते हैं कि under this conviction of it, it is. Then he says the government is not even ready to recognize the political problem of Kashmir, the aspirations of independence of the people of Jammu and Kashmir. This is the aspiration, not the economic development, not the package. It is there. As long as India, he says further, the people of Jammu and Kashmir, their rights, their power and independence, the struggle will continue. India will have to recognize the independence of Kashmir and allow the people of Jammu and Kashmir to determine their own fate. Any other form of government imposed from New Delhi is not acceptable to our people. This is the statement after the announcement from the Prime Minister. मांग क्या है? First, India must agree to withdraw all security forces from the state. Pakistan will also be asked to take back its troops. There should be a referendum on the future of J&K. Is it that premises on which you are going to hold the dialogues? This has been our demand for the last 62 years. India must accept this demand. इनसे आप डायलॉग करेंगे? आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दायरे में डायलॉग होना चाहिए, क्या ये उस डायलॉग की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं कदम? फिर वो ये आगे कहते हैं कि these so-called talks have been going on since March 23, 1952. There have been at least 130 rounds so far between the government and the people of Kashmir. The result has been big zero. These talks are a futile exercise. They call us to fool us. They want to fool the people of Jammu and Kashmir. The government of India tries its tricks to deviate us from our struggle. कि 60 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये हालत हुई. You are not trusted. You are supposed to be fooling the people of Kashmir. You are supposed to be fooling the people of India also. फिर आगे कहते हैं, all factions of the Hurriyat want freedom from Indian security forces and a referendum on the future. Please answer. This is what they want. Are you going to hold dialogue on this? Will it form the basis of your dialogue? Is it on the agenda? If yes, say yes openly. If no, then say no. It says आगे कहता है कि the people of Pakistan, जैसे जो आपकी वो है महबूबा साहब, जो PDP और सरकार के भी हिस्से में रही हैं, वो कहते हैं the PDP, which welcomed the PM's opening remarks, however, reacted guardedly on the autonomy issue, saying Kashmir is not a problem between center and the state. It has both internal as well as external dimensions which have to be addressed. Devolution of powers can be a part of resolution, but cannot be a resolution by itself, because we need to sort out relations with the other side of the Kashmir. क्या आप उसे बातचीत में शामिल करेंगे? क्या पाकिस्तान को बातचीत में शामिल करेंगे? What is the external dimension? ये तो बात साफ कर दी उन्होंने कि there is an external dimension. And मैं आपको बताना चाहता हूं कि external dimension है. इस stone pelting के पीछे भी external dimension है. There is an external dimension. How are you going to solve it? Do you agree there is an external dimension? कैसे आप इसको resolve करें? फिर आगे वो कहते हैं, Meanwhile, Umar Farooq and Mr. Abdul Ghani Bhatt rejected the autonomy offer, saying it was no solution to the problem, that is begging resolution for the past 6 decades. Autonomy is an arrangement between Delhi and Srinagar. Kashmiris have tasted autonomy, the autonomy that swallowed the Prime Minister of Jammu and Kashmir's body and soul together. Therefore, this autonomy is meaningless, they say. The chairman of the hardline faction of Hurriyat, Sayyid Ali Shah Jilani, said, the PM has spoken many words on Kashmir, but neglected the real issue. I want to make it clear that the jobs and economic packages cannot be substitute to the right of self-determination of Kashmir. आप economic package देते जाइए, वो कहते हैं this is no substitute. What we want is freedom from India, freedom from the yoke of Indian forces. The government of India should not impose any administration set up in Jammu and Kashmir. ये अगर बात है तो फिर आप हमें ये बताएं कि आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, क्या डायलॉग आप करेंगे, किस तरह का डायलॉग करेंगे, कब तक करेंगे, और क्या आप अलगाववादियों को सारे खेल खुल के खेलने देंगे?